नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका एक और क्राइम कहानी के नए एपिसोड में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जहां एक शख्स ने महज 150 रुपये के लिए पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। कौन था वो शख्स और क्यों पूरे परिवार को नींद की गोद में सुला दिया? आइए जानते हैं इस कहानी की सच्चाई। पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। 1 जून 2018 को छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के 1 जून 2018 को छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के किशनपुर में रहने वाले चैतन्य साहू के घर में काम करने वाली त्यागी राणा रोज की तरह उस दिन भी सुबह 10 बजे सफाई करने के लिए योगमाया साहू के क्वार्टर पर पहुंची। लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देख उसे बड़ा अजीब लगा। अक्सर तो गेट पर ताला अंदर की तरफ से लगा रहता था और इस ताले की चाबी त्यागी राणा के पास भी रहती थी, इसलिए वह अपने पास वाली चाबी से गेट का ताला खोलकर अंदर चली गई। फिर उसने कमरे के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। इसके बाद त्यागी राणा योगमाया को आवाज़ लगाती हुई घर के आंगन में पहुंची, लेकिन आंगन में खून ही खून देखकर वह घबरा गई और वहां से चीखती चिल्लाती बाहर की ओर भागी। वह सीधे स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद मितानिन बाई साहू के पास पहुंची, क्योंकि योगमाया उसी स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करती थी। त्यागी राणा ने मितानिन को अपनी आंखों देखी सारी बात बताई। स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद स्टाफ के सभी लोग तुरंत योगमाया के क्वार्टर पर पहुंचे, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर सभी चौंक गए। वहां योगमाया साहू, उनके पति चैतन्य साहू और उनके बड़े बेटे तन्मय की खून से लथपथ लाशें आंगन में पड़ी थीं, और दूसरे कमरे में छोटे बेटे कुणाल का खून से सना सब चारपाई के एक कोने में पड़ा था। स्वास्थ्य केंद्र में खबर देने के बाद त्यागी राणा वहां के सरपंच सुरेश खूंटे के घर पहुंची। सरपंच ने जब यह सुना कि चैतन्य के घर में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, तो वह भी हैरान रह गए। फिर कुछ ही समय में यह खबर पूरे किशनपुर में फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। सरपंच सुरेश खूंटे ने पिथौरा थाने के थाना प्रभारी को फ़ोन करके इस घटना की सूचना दी। थाना प्रभारी रात भर ड्यूटी करने के बाद गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन जैसे ही सरपंच का फ़ोन आया और उन्होंने इस घटना के बारे में बताया तो उनकी नींद उड़ गई। वह तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए निकल गए। थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और फिर उन्होंने इस घटना की सूचना आला अधिकारियों को दी। इस हत्याकांड की सूचना मिलने के कुछ देर बाद एसपी संतोष सिंह, डीएसपी संजय और एसपी उदय किरण घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने वहां का मौका मुआयना किया। आंगन में फैला हुआ खून देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस घटना को 3 या 4 घंटे पहले अंजाम दिया गया हो। योगमाया, उनके पति चैतन्य साहू और बड़े बेटे तन्मय का शव एक साथ ही पड़ा था, और उन शवों से थोड़ी दूर खून से सना हुआ एक फावड़ा भी पड़ा था। इससे यह साफ लग रहा था कि हत्यारों ने इसी फावड़ा से हत्या की है। इसके बाद जब पुलिस ने घर की छानबीन की तो कमरे में अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखा सामान फर्श और बिस्तर पर बिखरा पड़ा था। यह सब देखकर यही अनुमान लगाया गया कि हत्यारे शायद चोरी की नीयत से घर में घुसे होंगे, और जैसे उन्होंने अलमारी का ताला खोलने की कोशिश की होगी, घर के किसी सदस्य की आंख खुल गई होगी, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। इसके बाद पुलिस ने इस घटना की सूचना मृतक चैतन्य के पिता बाबूलाल साहू को दी। वह तुरंत ही अपने बेटे चैतन्य के क्वार्टर पर पहुंच गए। बाबूलाल साहू सागर में अकेले रहते थे। घटना से 2 दिन पहले यानी 30 मई 2018 की शाम करीब 5 बजे बाबूलाल साहू अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने किशनपुर आए थे। 3-4 घंटे बच्चों के साथ बिताने के बाद वह रात में करीब 9 बजे सागर वापस चले गए थे। एसपी संतोष सिंह ने बाबूलाल साहू से बेटी या बहू की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी के बारे में पूछा तो उन्होंने किसी रंजिश या दुश्मनी होने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस को पता चला कि मोहल्ले में चैतन्य और योगमाया का व्यवहार बहुत अच्छा था, और क्योंकि वे दोनों स्वास्थ्य केंद्र में काम करते थे, इसलिए किसी की मुसीबत में होने पर दोनों पति पत्नी उसकी मदद करके उसके घर पहुंच जाते थे। किशनपुर का हर बच्चा भी उनके व्यवहार से वाकिफ था। जब ये इतने भले इंसान थे तो पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि
फिर इस वारदात को अंजाम किसने दिया, यानी इस केस की गुत्थी बहुत उलझी हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि हत्यारों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इस घटना को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की थी। यानी घर का सामान बिखरा हुआ तो जरूर था, लेकिन सारा सामान घर में ही मौजूद था। रायपुर की फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन उनके हाथ भी कोई खास सफलता नहीं लगी। फिर लोगों से पूछताछ में पता चला कि रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन उन्होंने यह सोचकर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहाँ पास में ही हॉस्पिटल है और पीड़ा के समय यहाँ अक्सर महिलाएं चीखती रहती हैं। हो सकता है कि कोई महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही हो, इसलिए लोग आवाज़ सुनकर भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले। पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसपी संतोष सिंह ने डीएसपी संजय ध्रुव के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस हत्यारों की खोजबीन में छापेमारी कर रही थी। इस घटना के 3 दिन यानी 3 जून की शाम को पुलिस ने शक के आधार पर किशनपुर के ही रहने वाले 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की, लेकिन संदिग्धों से पूछताछ में जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्हें छोड़ दिया गया। यानी जहां से जांच शुरू की गई थी, पुलिस फिर से वहीं आकर खड़ी हो गई थी। पुलिस मृतक पति चेतन और पत्नी युग माया की कॉल डिटेल्स की भी जांच कर चुकी थी, लेकिन इसमें कोई भी नंबर संदिग्ध नहीं मिला। घटना से साफ पता चल रहा था कि इसमें कोई अपना शामिल है, लेकिन आखिर वह कौन है इसका पता लगाने पुलिस जुटी हुई थी। जब पुलिस को कहीं से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने 4 जून को उसी एरिया के मोबाइल टावर के संपर्क में आने वाले फ़ोन नंबरों की लोकेशन ट्रेस की गई और फिर बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद उन नंबरों में से एक संदिग्ध नंबर सामने आया जो 30 और 31 मई की रात करीब 2:30 बजे घटनास्थल पर मौजूद था। फिर उसके बाद बड़ी तेज़ी से उस नंबर की लोकेशन बदलती रही और सबसे अजीब बात यह थी कि वह संदिग्ध नंबर चैतन्य साहू की कॉल डिटेल में भी पाया गया था। यानी वह एक ही नंबर दोनों जगह पर पाए जाने से वह नंबर शक के घेरे में आ गया। पुलिस ने तुरंत उस संदिग्ध नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वह नंबर किशनपुर में ही रहने वाले धर्मेंद्र बहेड़ा नाम पर रजिस्टर्ड है। धर्मेंद्र बहेड़ा के बारे में पुलिस को पता चला कि धर्मेंद्र प्लम्बर का काम करता है और 5 जून 2018 को पुलिस ने धर्मेंद्र बहेड़ा को उसके घर से अरेस्ट कर। इसके बाद एसपी संजय ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की और धर्मेंद्र से कहा, अच्छा यह बताओ कि तुम साहू परिवार को कितने दिनों से जानते हो। धर्मेंद्र ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, साहब वह मेरे पड़ोसी थे, इसलिए मैं उन्हें काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। एसपी ने फिर से सवाल किया, तब तो उसके घर में तुम्हारा अंदर तक आना जाना होता रहेगा। धर्मेंद्र ने बताया, नहीं साहब, उनके यहाँ मेरा कभी कभार ही आना जाना होता था। चैतन्य साहू एक बार मेरे पास प्लम्बिंग का काम कराने के लिए आए थे। एसपी ने अगला सवाल किया, 30 और 31 मई की रात में तुम कहाँ थे। उसने बताया, सर मैं उस रात अपने घर पर ही था। एसपी संजय ने अंधेरे में तीर चलाया, जब तुम अपने घर पर थे तो तुम्हारा मोबाइल साहू के घर पर क्या कर रहा था। यह बात सुनकर धर्मेंद्र सन्न रह गया, लेकिन एसपी संजय ने उसके चेहरे की उड़ती रंग को भांप लिया था। इस बार थाना प्रभारी दीपक चंद ने सवाल किया, चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, या बताओ कि तुमने साहू परिवार को कत्ल क्यों किया। धर्मेंद्र ने जवाब दिया, साहब यह झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा है। एसपी संजय और थाना प्रभारी दीपक चंद समझ गए थे कि यह आसानी से मानने वाला नहीं है। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र से कड़ाई से पूछताछ की तो वह पूरी तरह से टूट गया और उसने यह स्वीकार कर लिया कि उसी ने साहू परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब सवाल यह था कि एक व्यक्ति 4 लोगों की हत्या इतनी आसानी से कैसे कर सकता है। फिर धर्मेंद्र ने इस घटना की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर धर्मेंद्र ने इस घटना के बारे में क्या बताया था और धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट कराए जाने पर किन किन लोगों के नाम सामने आए थे। जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और आइए अब बताते हैं इस घटना के बारे में। पुलिस पूछताछ में पता चला कि महज चंद रुपयों के लिए उसने हंसते खेलते पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ में पता चला कि 40 वर्षीय चैतन्य साहू मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला था। इसी जिले में आरंग की रहने वाली योग माया से उसकी शादी सन 2008 में हुई थी। शादी के बाद चैतन्य के 2 बच्चे भी थे। उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर थी। वह दोनों बच्चों की ठीक से परवरिश करने में लगे थे। शादी के 7 साल बाद चैतन्य भी रायपुर के ओम अस्पताल में बॉय की नौकरी
लग गई थी। 3 साल तक उसने वहां नौकरी की और शादी के 8 साल बाद जुलाई 2016 में उसकी पत्नी युगमाया की भी नौकरी स्वास्थ्य विभाग में लग गई। उसकी पहली पोस्टिंग महासमुंद जिले के किशनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में हुई थी, जिसके बाद से दोनों पति पत्नी अपने बच्चों सहित रायपुर को छोड़कर पिथौरा में रहने लगी, क्योंकि युगमाया साहू को किशनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में ही रहने के लिए क्वार्टर मिल गया था। फिर थोड़े ही समय में दोनों पति पत्नी ने अपने व्यवहार से किशनपुर के नागरिकों को अपना मुरीदा बना लिया। युगमाया पीड़ित महिलाओं का बहुत ख्याल रखती थी। यही नहीं, तीमारदारों को बुलाने पर वह दोनों पति पत्नी उनके घर भी पहुंच जाते थे और इसी उप स्वास्थ्य केंद्र के पास में ही 28 साल का धर्मेंद्र बहेड़ा भी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माँ बाप और भाई बहन भी उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र मेहनत करने वाला इंसान था और वह एक प्लम्बर था। लोग अक्सर उसे बुलाकर अपने घरों में काम करवाते थे। युगमाया के यहाँ भी उसका आना जाना था। फिर एक दिन युगमाया के क्वार्टर में पानी का नल खराब हो गया, तो चैतन्य ने धर्मेंद्र के घर जाकर उसे क्वार्टर का नल ठीक करने को कहा। धर्मेंद्र ने युगमाया के क्वार्टर का नल ठीक कर दिया और उसकी इस काम की मजदूरी 150 रुपये हुई थी। चैतन्य साहू ने उसे अगले दिन आकर पैसे लेने के लिए कहा, तो धर्मेंद्र बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन फिर धर्मेंद्र अपनी मजदूरी के पैसे लेने चैतन्य के क्वार्टर पर गया। चैतन्य घर पर ही था, लेकिन आज भी उसने कह दिया कि पैसे शाम को आकर ले जाना, क्योंकि मैम साहब अभी घर पर नहीं हैं और पैसे उन्हीं के पास रहते हैं। यह सुनकर धर्मेंद्र को बहुत बुरा लगा, क्योंकि पड़ोसी होने की वजह से वह बिना कुछ कहे वापस लौट गया। उसके बाद ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और चैतन्य हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर धर्मेंद्र को घर से वापस लौटा देता था, लेकिन उसे पैसे नहीं देता था। फिर चैतन्य यह बात कहने लगा कि मैं 50 रुपये के काम के लिए 150 रुपये क्यों दूं? मैं 150 नहीं, केवल 50 रुपये ही दूंगा। इसके बाद पैसों को लेकर चैतन्य और धर्मेंद्र के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद धर्मेंद्र ने चैतन्य साहू को धमकी देते हुए कहा कि वह अपने मजदूरी के 150 रुपये उससे वसूल कर ही रहेगा। चैतन्य ने भी कह दिया कि वह जो चाहे कर ले, लेकिन मैं 50 रुपये से एक फूटी कौड़ी भी ज़्यादा नहीं दूंगा। इसके बाद युगमाया भी अपने पति के ही पक्ष में बोलने लगी, यानी मजदूरी को लेकर दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि धर्मेंद्र ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपनी मेहनत के पैसे लेकर ही रहेगा। धर्मेंद्र ने मन ही मन सोच लिया था कि उसे अब क्या करना है। उसने सोच लिया था कि चैतन्य साहू तो मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वह उससे कई गुना वसूल करेगा। दरअसल चैतन्य के क्वार्टर में आते जाते धर्मेंद्र उसकी क्वार्टर के कोने कोने से परिचित हो चुका था, यानी उससे मालूम हो चुका था कि उसके घर में कहाँ कहाँ कीमती चीज़ें रखी हैं। और उसे यहाँ तक पता चल चुका था कि चैतन्य की पत्नी युगमाया साहू के पास सोने व चांदी के कितने गहने हैं और वह गहने कहाँ रखते हैं। फिर उसने अपनी मजदूरी के बदले गहनों को चुराने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक 30 मई 2018 की रात धर्मेंद्र बहेड़ा चैतन्य साहू के सरकारी क्वार्टर में चुपके से पीछे के रास्ते से घुस गया। उसने अपने साथ एक फावड़ा भी ले रखा था ताकि मुसीबत के समय अपना बचाव कर सके। फिर दबे पांव क्वार्टर में घुसकर उसने कमरे का मुआयना किया। उसने देखा कि सभी गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर वह बीच के कमरे में रखी अलमारी के पास गया और अपनी मास्टर चाबी से अलमारी खोलने लगा। चाबी की आवाज़ सुनकर चैतन्य की नींद खुल गई। यह उठकर उस तरफ चला गया जिस तरफ से खटपट की आवाज़ आ रही थी, और जैसे जैसे ही चैतन्य कमरे में पहुंचा तो वहां धर्मेंद्र को देखकर चौंक गया। लेकिन जब धर्मेंद्र की नज़र चैतन्य साहू पर पड़ी तो वह बुरी तरह से डर गया और इस बात से घबरा गया था कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। इसी घबराहट में जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फावड़े से चैतन्य की गर्दन पर ताबड़तोड़ कई बार वार कर दिए। चैतन्य साहू चीखता हुआ फर्श पर जा गिरा। उसके नीचे गिरने की आवाज़ को सुनकर पत्नी युगमाया की भी नींद खुल गई और वह भी उसी कमरे में आ गई। फिर फर्श पर अपने ही पति को लहालून पड़ा हुआ देखकर उसके मुंह से भी चीख निकल गई। धर्मेंद्र युगमाया को सामने देखकर घबरा गया और घबराहट में उसने युगमाया की भी गर्दन पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बड़ा बेटा तन्मय भी उठकर उसी कमरे में आ गया और उसने
धर्मेंद्र को पहचान लिया, लेकिन धर्मेंद्र ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह उन तीनों को शवों को घसीटकर घर के आंगन में ले गया। चैतन्य का एक और बेटा कुणाल अब भी जिंदा था और वह कमरे में सो रहा था। धर्मेंद्र को डर था कि कुणाल उसे पहचानता है और अगर वह जिंदा बच गया और फिर उसने किसी को बता दिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। यानी उस समय धर्मेंद्र की खोपड़ी ऐसी खराब हो चुकी थी कि वह इतना भी नहीं समझ सका कि जब गहरी नींद में सो रहे कुणाल ने उसे हत्या करते नहीं देखा तो वह उसके बारे में किसी को क्या बताएगा। फिर पागल हो चुका धर्मेंद्र उस कमरे में जा पहुंचा। वह कुणाल सोया हुआ था। फिर उसने सोते हुए कुणाल पर भी फावड़े से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को उसी बिस्तर पर छोड़ दिया। उन चारों को मौत के घाट उतारने के बाद हैवान बन चुके धर्मेंद्र को होश आया और चारों तरफ खून ही खून देखकर वह घबरा गया और फावड़ा वहीं आंगन में ही छोड़कर वहां से फरार हो गया। लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्रोध में आकर वह कितना बड़ा पाप कर बैठा है। चंद रुपयों के लिए उसने एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी, लेकिन अब उसके पश्चाताप करने से क्या होने वाला था। अब जो होना था सो हो चुका था। यानी साहू परिवार की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। फिर 5 जून 2018 को पुलिस ने धर्मेंद्र को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था, लेकिन चैतन्य साहू के पिता बाबूलाल साहू पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने वकील राघवेंद्र प्रधान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। चैतन्य साहू के परिजनों ने पुलिस को बताई गई थ्योरी के अलावा कई बिंदुओं पर भी सवाल खड़े किए थे। फिर इस मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम बहादुर की बेंच में हुई। चैतन्य साहू के परिजनों ने यह आरोप लगाया था कि पुलिस इस मामले की जांच ठीक ढंग से नहीं कर रही है। फिर सुनवाई के दौरान प्रथम बेंच जज गौतम बहादुर की बेंच ने इस मामले को गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। परिजनों का यह भी कहना था कि 4 लोगों को इतनी बेरहमी से एक व्यक्ति कैसे मार सकता है। इसके बाद परिजनों के बढ़ते दबाव के चलते पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट कराया, जिसमें उसने और भी 4 आरोपियों के नाम बताए। इसके बाद धर्मेंद्र ने बयान के आधार पर पुलिस ने फूल सिंह यादव, गौरीशंकर केवट, सुरेश खूंटे और रामपुर के अखंड दल प्रधान को भी अरेस्ट कर लिया था। यानी इस केस में पुलिस अब तक कुल 5 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज चुकी है और यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। यानी अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। इस घटना को याद करके आज भी किशनपुर के लोग कांप जाते हैं। लेकिन इस केस की सबसे अजीब बात यह है कि हत्या की इस घटना के पीछे का सच आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।